नज़ीर, इजराइल एक बदमस्त हाथी की तरह रीजन को एक खौफनाक इलाकाई जंग की तरफ धकेलने की जो है वो कोशिश कर रहा है, और इजराइल की पॉलिसी इस तरह की है कि इस रीजन में कभी अमन के फूल जो ना खिल सके। एक तरफ जहां पर गजा में इजराइल जो है वो सेंसलेस वायलेशंस कर रहा है, एक मुआहिदा उसने खुद किया है और फिर उसकी वायलेशन कर रहा है, सेंसलेस वायलेशन वहां पर की जा रही हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त लेबनान के ऊपर इजराइल ने बड़ी खौफनाक बॉम्बिंग जो है वो लॉन्च कर दी है। इस वक्त एक साथ ही 15-20 जगह पर बॉम्ब गिरे हैं, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं बड़ी खौफनाक किस्म की, और वहां पर बड़े बड़े शोले देखे जा रहे हैं, धुएं उड़ते हुए जब वो दूर से देखे जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि सदरन लेबनान जो हो वो पूरी तरह से हिल गया हो, जैसे वहां पर जब जलजला आ गया हो। तो ये वाली सूरत हाल वहां पर एक मेजर एस्केलेशन इजराइल की जानिब से जो है वो की गई है। इजराइल ये बिल्कुल एक सेंसलेस बॉम्बिंग है, यानी लेबनान के साथ भी उसका मुआहिदा है, खुद किया है इजराइल ने, लेकिन उसके बावजूद वहां पर बॉम्बिंग करने का कोई तुक नहीं बनता है, कोई जवाब नहीं बनता है, कोई स्ट्रेटजिक एम नहीं है, सिर्फ एक वायलेंस क्रिएट करके रखना है। और वो इस तरह की बॉम्बिंग करके हिजबुल्लाह को भी प्रवोक करना चाहते हैं कि हिजबुल्लाह जो ही आगे से रिस्पॉन्ड करेगी तो फिर इजराइल को एक और जंग छेड़ने का जो है वो जवाब मिल जाएगा। वो लेबनान पर अटैक करेंगे, सीरिया के ऊपर अटैक करेंगे, और गजा में भी जो है वो सीज़फायर तोड़ देंगे। तो वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो इसमें रिस्पॉन्ड करे, और इसकी जिम्मेदार एक तरह से लेबनीज गवर्नमेंट भी है, जिसने इस अग्रेशन के लिए दरवाजे खोले। जब उन्होंने ये फैसला दिया कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म होना चाहिए, ये एक डिजास्टर्स फैसला था, और इसका सबूत आपके सामने है, नतायज आपके सामने हैं। यानी अभी इजराइल मौजूद है, वो ऑक्यूपेशन कर रहा है, ठीक है ना, उसकी फौजें वहां पर हैं, वो एग्रेशन करता रहता है डेली। ऐसे में ये फैसला देना कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म होना चाहिए, यानी इजरायली नैरेटिव को सपोर्ट करना, तो ये तो इजराइल के लिए दरवाजे खोलने वाली बात थी। जब इजराइल की ऑक्यूपेशन खत्म हो जाती, जो सीज फायर है वो इंप्लीमेंट हो जाता, फिर लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो हिजबुल्लाह के साथ दो तरफा टॉक्स करती और उसमें फैसला करती, वो आपस में उनकी बातचीत होती, उसमें इजराइल के नैरेटिव को सपोर्ट करना। और अभी जब इजराइल वहां पर ऑक्यूपेशन कर रहा है और डेली वायलेशन कर रहा है और उसके इरादे वाजे हैं, तो ये डिजास्टर्स फैसला था। इसलिए आप देखिए जो नबी बैरी हैं, जो स्पीकर हैं और 1992 से वहां पर मौजूद हैं, ये सदर और वजीर आजम तो अभी चंद महीने कबल आए हैं ना, तो नबी बैरी जो है वो 1992 से मौजूद हैं, और वो हिजबुल्लाह के स्टांस के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं इजराइल को, और अमेरिकन को वो दहाइयों से डील करते रहे हैं, और 2006 की जंग उन्होंने देखी है, और अमेरिकन इजरायली दोनों को दहाइयों से वो डील कर रहे हैं। तो इसलिए उनको पता था कि क्या चीज सही है क्या गलत है, तो वो हिजबुल्लाह के साथ खड़े हुए हैं, ना कि इस गवर्नमेंट के साथ वो खड़े हुए हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक डिजास्टर्स फैसला था जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी लेबनीज गवर्नमेंट के पास ये टाइम है कि वो पीछे हटे अपने इस डिजास्टर्स फैसले से, और पहले ये मुतालबा करे कि इजराइल के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवाई जाए, फिर दो तरफा डायलॉग जब हिजबुल्लाह के साथ शुरू किया जाए। एक इंटरनल मामला है ना, हिजबुल्लाह भी लेबनान की है, लेबनीज गवर्नमेंट भी लेबनान की है, तो ये इंटरनल मामला है, और इंटरनल मामले के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, वगरना इस तरह से मामलात लेबनान के लिए खराब ही होंगे, और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन इजराइल एक प्रोवोकेशन कर रहा है और रीजन को एक एस्केलेशन की तरफ धकेल रहा है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये जो वक्त का पीहा है ये घूम रहा है, ये व्हील जो है वो टर्न कर रहा है इजराइल के ऊपर, और डिस्पाइट उनकी ये तमाम पावर, डिस्पाइट उनकी एरोगेंस, दे विल फॉल। ठीक है ना, ये आप वक्त जब आपको बताएगा तो ताजा तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल के ऊपर नाज़रीन बड़ी एस्केलेशन जब देखी जा रही है। प्रेसिडेंट मडोरो की बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट जारी हो गई है, उन्होंने कहा है कि हम हजारों मिसाइल अमेरिका के खिलाफ डिप्लॉय करने जा रहे हैं। जी आपने सही सुना, हजारों मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मडोरो ने कहा है कि थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं जो रशियन मेड हैं, और ये ऑफेंसिव पर्पस के लिए हैं और डिफेंसिव पर्पस दोनों के लिए, बट दे आर इन थाउजेंड्स इन नंबर। रशियन मेड वेपन जब डिप्लॉय करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और रशिया के दरमियान एक बड़ी एस्केलेशन हो गई है। ट्रंप इंतजामिया ने पहली बार अपने इस टेन्योर के अंदर पहली बार जो है वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस कर दी हैं, बड़ी मेजर सैंक्शंस जब अनाउंस की गई हैं, जिससे मामलात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। और जो मेदवेदेव हैं उन्होंने कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है रशिया के खिलाफ, ट्रंप का ये इकदाम एक्ट ऑफ वॉर है, और उन्होंने इस तरह की बात की कि ट्रंप साहब जो वो सठिया गए हैं, ये किस तरह के इकदाम कर रहे हैं, ये जंग की तरफ मामला लेकर जाएगा, इससे कोई सोल्यूशन जो वो नहीं निकलेगा। और इसके साथ जो है वो नॉर्थ कोरिया ने नया वेपन सिस्टम जो है कटिंग एज यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन जो है वो फिर टेस्ट कर दिए हैं। अभी 3-4 दिनों के अंदर एशिया पैसिफिक का जो इजलास है वो साउथ कोरिया में होने जा रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी शिरकत करने जा रहे हैं और जो बाकी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी शरीक होंगे। तो उससे पहले नॉर्थ कोरिया ने फिर नया सिस्टम जो है जो इंतहाई जदीद है वो जनाब अली उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो आप मशरक से लेकर मगरब तक देखेंगे तो आपको मामलात बिगड़ते हुए जब नजर आएंगे। वहां पर नेटो की हरदर्मी और यहां पर जो इजराइल की हरदर्मी है वो मामलात को किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं लेकर जा रही है। नज़ीर, सबसे पहले ICJ की जो रूलिंग आई है उस पर मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं कि कैसे दुनिया की रियलिटीज बदल रही हैं और इजराइल की तमाम तर वायलेशंस, एरोगेंस, ताकत, इस सब के बावजूद कैसे उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा
और वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये जरा रिपोर्ट देखिए, आईसीजे रूलिंग शोज के इंटरनेशनल लॉ ऑन द साइड ऑफ पैलेस्टीनियंस। इसने बताया है कि दुनिया का निजाम जो है वो फलस्तीनियों की साइड के ऊपर खड़ा है, और इस फैसले ने बताया है कि आलमी ज़मीर जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है, वो मुकम्मल तौर पर मुर्दा नहीं हुआ है। वो कुछ ईवल एंटिटीज के कब्जे में जरूर है, उनके शिकंजे में जरूर है, लेकिन उसके खिलाफ जो निजात की जंग है वो जारी है। उन्होंने कहा कि इजरायली जो है वो इस फैसले को डिसमिस कर देंगे, बट डीप इनसाइड आई थिंक दे आर वेरी अपसेट। तो जाहिरी तौर पर वो कहेंगे ये झूठा फैसला है, ये मनगढ़ंत फैसला है, लेकिन ये बात अब हकीकत है कि डीप इनसाइड इजराइल वो बहुत अपसेट हैं कि दुनिया कैसे उनके खिलाफ जब टर्न कर रही है। दे डिसमिस ऑल इंटरनेशनल रूलिंग्स। इस तरह के जो भी आलमी फैसले अब उनके खिलाफ आना शुरू हुए हैं, पहले तो आते भी नहीं थे, अब आना शुरू हुए हैं, तो वो इसको डिसमिस कर देते हैं, इसको मनगढ़ंत करार दे देते हैं, इसको बाइस्ड जो है वो करार दे देते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन को ही उन्होंने कंट्रोवर्शियल करार दे दिया है। बट ये फिक्रा सुनिएगा, द व्हील ऑफ जस्टिस विल कैच विद देम। ये जो इंसाफ का पीहा है, द व्हील ऑफ जस्टिस, एक दिन उनको आ दबोचेगा। ठीक है, व्हील ऑफ जस्टिस एक दिन आकर उनको दबोचेगा। इस बात का खौफ खुद इजरायलियों के अंदर पाया जा रहा है। इफ नॉट टुडे, अगर आज नहीं, देन टुमारो, फिर कल। यानी अगर आज उनका दुनिया में इक्तदार है, अमेरिका उनके साथ है, दुनिया में उनका गलबा है, तो हो सकता है आज व्हील ऑफ जस्टिस जो है उनको ना दबोचे, लेकिन हो सकता है कल आकर दबोचे। अगर कल भी नहीं, और इफ नॉट टुमारो देन इन 10 years, तो फिर 10 सालों के अंदर ये व्हील ऑफ जस्टिस जो है वो एक दिन उनको आज दबोचेगा। इस बात का खौफ इजरायलियों के अंदर है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये होना ही होना है। ये जो कुछ इन्होंने किया है इसका अंजाम यही है। तो ये एक बात हो गई। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे इजराइल जो है वो रीजन को जंग की तरफ धकेल रहा है, और गजा में कैसे सीज फायर तोड़ने की अटेम्प्ट जो वो कर रहा है। इजराइल होपिंग टू स्कपर गाजा पीस प्लान थ्रू आर्टिफिशियल बैरियर्स। देखें, इस वक्त अजम्पशन क्या है कि अमेरिका ये सीज फायर को प्रलॉन्ग करना चाहता है और इजराइल इसको तोड़ना चाहता है। अच्छा, तो फिर वो सिस्टमैटिकली तोड़ेगा ना, सिस्टमैटिकली, यानी खुलकर नहीं कि ट्रंप चाहता है सीज फायर जारी रहे तो नेतन्याहू खुलकर आकर ट्रंप को कहेगा नहीं हम तो हमला करने जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। सिस्टमैटिकली ऐसे तोड़ेगा कि इल्जाम भी उसके सर ना आए। ये वो बात कर रहे हैं कि इजराइल ने जानबूझकर आर्टिफिशियल बैरियर जो हैं वो लगा रखे हैं। मिसाल के तौर पे जो सबसे पहली चीज उनको करनी थी कि वो विड्रॉ करना था, वो उस लाइन तक उन्होंने सही अंदाज के अंदर विड्रॉ नहीं किया। दूसरा, येलो लाइन को उन्होंने एग्जीक्यूशन लाइन जो है वो बना दिया है। तीसरी बात यह है कि जितनी एड तय हुई थी वो उतनी एड नहीं जाने दे रहे, और इस तरह के प्रोवोकेटिव आर्टिफिशियल बैरियर्स उन्होंने लगाए हैं, एड ना भेजकर, विड्रॉ ना करके, फिर तरह तरह की वायलेशंस करके। दे आर ट्राइंग टू डिले इट लिटिल बाय लिटिल। सो इस तरह के इकदाम से इजराइल ये समझता है कि ये क्राइसिस क्रिएट करेगा एंड हमास विल रिएक्ट इन सम फॉर्म। तो इन सारे इकदाम के नतीजे में जिसमें इजराइल बरी जिम्मा होगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो एक क्राइसिस क्रिएट होगा जिसके नतीजे में हमास को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और फिर इसको जवाब बनाकर इजराइल कहेगा कि देखें इन्होंने ये हमला कर दिया है। मिसाल के तौर पे जो उन्होंने ये दूसरा इकदाम उठाया है वेस्ट बैंक पर सोवरेनिटी अनाउंस करने का, आप देखें ना, फौरी ये करने की जरूरत क्या थी, सिर्फ क्या है कि प्रोवोक करना है, ठीक है ना। सो एडवांस किया है ये जो बिल्स को वेस्ट बैंक के हवाले से, डिजाइंड इंटायरली टू इरिटेट ट्रंप एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सबसे बुनियादी मकसद है वो उधर भी इरिटेट करना है और यहां पर प्रोवोक करना है। और लेकिन इसके साथ एक और चीज बहुत अहम साबित हुई है, जो कुछ लोग ये बयान करते रहते हैं कि नेतन्याहू और इसके साथ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये इसको मजबूर कर रहे हैं। नहीं, नेतन्याहू और उन एक्सट्रीमिस्ट में कोई फर्क नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट खुद नेतन्याहू है, और सबसे बढ़कर इनकी पूरी सोसाइटी एक्सट्रीमिस्ट है। देखिए ये उनकी पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ है, ये 3 बंदों का फैसला नहीं है, यानी मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट ने ये अप्रूव किया है। इसका मतलब क्या है कि जो नेतन्याहू का नैरेटिव है या जो उसका कंडक्ट है, जो उसने जेनोसाइड की है, उसको पूरी पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट पूरे सेटलर्स की नुमाइंदा है, तो सब इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसने ये बात भी जो है वो साबित की है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 15,000 लोगों को फिल फॉर गजा से इवैक्यूएट किया जाना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट अब्रॉड। तो इजराइल को कहा जा रहा है कि वो अलाउ करे, और इजराइल जब वो उनको अलाउ नहीं कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जिसका कोई ताल्लुक जंग से नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उस जेनोसाइडल माइंडसेट के साथ है और प्रोवोकेशंस के साथ है। तो ये एक डीप कंस्पिरेसी जो है वो इस वक्त जारी है। तो देखते हैं कि हमास उसमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। और हमास ने बड़ी विजडम के साथ देखिए वो लड़े हैं, फिर सीज फायर की टेबल पर लेकर आए हैं। और आपको याद है जो ये सीज फायर हुआ है, नेतन्याहू अमेरिका के दौरे के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और एरोगेंट था कि हमास कभी इस एग्रीमेंट को कबूल नहीं करेगी, हमास कभी इस एग्रीमेंट को कबूल नहीं करेगी, इसलिए मलबा एक बार फिर हमास के ऊपर गिरेगा। तो वो बाकायदा सख्ते में आ गया जब हमास ने इसको कबूल कर लिया।
तो इसी तरह हमास इस सारी चीज को भी देख रही है। तो ये देखिए माइंडसेट आप चेक करें ना, सेंसलेस वायलेशन इन गजा, मतलब एड ना भेजना, लेबनान के अंदर बॉम्बिंग करना, मकसद क्या है? कोई स्ट्रेटजिक मकसद है क्या? नहीं, स्ट्रेटजिक मकसद नहीं है, वो जो माइंडसेट है। और इसलिए ये बात फिर साबित होती है कि इजराइल के होते हुए अमन नहीं हो सकता। और सिर्फ मसला नेतन्याहू नहीं है, मसला पूरा इजराइल है। और ये जो कनीसेट ने फैसला दिया है, पूरी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, तो इस बात का सबूत है कि वो नेतन्याहू के। और देखें नेतन्याहू बार बार क्यों वजीर आज़म बना है, तो भाई उसको लोग वहां के सेटलर्स पसंद करते हैं तो वो बना है। इसका मतलब पूरी इजरायली सेटलर कम्युनिटी उसके इकदाम को सपोर्ट करती है। इन्होंने जनाब अली, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो लेबनान में शदीद और खौफनाक बॉम्बिंग हो रही है। द इजरायली एयरफोर्स कैरिंग आउट अ मेजर अटैक अगेंस्ट हिजबुल्लाह फैसिलिटीज, और पता नहीं कौन सी हिजबुल्लाह फैसिलिटीज हैं। अ वेव ऑफ वायलेंट इजरायली स्ट्राइक्स ऑन बीका वैली ईस्ट ऑफ लेबनान, ठीक है ना। वेव ऑफ यानी एक धमाका हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके 20 एक ही जगह पर एयर स्ट्राइक हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया जो तबाह हो गई है। बड़ी खौफनाक बॉम्बिंग होती है। और वो वीडियो देखें तो शोले बड़े बड़े और धुएं देखे जा सकते हैं। द आर्मी लॉन्चेस एन अटैक डीप इनसाइड लेबनान, क्या तुक बनता है? तो इजराइल यहां पर हिजबुल्लाह को प्रवोक कर रहा है। और दूसरा, जो लेबनीज हैं वो अपने विलेजेस की तरफ जब वापस आ रहे हैं तो वहां पर आकर उनके जो गिरे पड़े मकान हैं उनको ईंटें वगैरह लगाकर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको रहने के काबिल बना रहे हैं। तो इजराइल वहां पर मुसलसल बॉम्बिंग करके उस रिकंस्ट्रक्शन को भी रोकना चाहता है ताकि ये लोग जो है वो वापस इधर ना आ सकें। तो उधर जो है वो अब देखना अमेरिका यहां पर किधर है, वो इजराइल को लगाम क्यों नहीं डालता और यहां पर सीज फायर को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाता, बल्कि जो यूएस इन्वॉय है टॉम बैरक, जिसको लेबनान से निकलना पड़ा मुजाहरों की वजह से, टॉम बैरक ने अभी रिसेंटली कुछ 4-5 दिन कबल जो है उसने धमकी दी है लेबनान को। उसने कहा वॉर इज इमिनेंट। अमेरिका तो बैठकर जो ग्रीन लाइट दे रहा है और उसने कहा कि हम लेबनान को जब वो बहुत बड़ा इसके अंदर बहरान खड़ा कर देंगे और जंग का अलाउ करेंगे, इजराइल हमला कर देगा अगर इन्होंने हिजबुल्लाह को डिसार्म ना किया। तो अमेरिका के अंदर एक बड़ी तहरीक जब वो आगे बढ़ रही है, मिसाल के तौर पे टकर कार्लसन, रिपब्लिकन सेनेटर्स, बाकी लोग जो हैं जो मागा से रिलेटेड हैं, अब मिसाल के तौर पे टेलर ग्रीनी जो हैं उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है टकर कार्लसन को, और वो क्या बात कर रही है, इजराइल कैन नॉट साइलेंस मी, इजराइल मुझे खामोश नहीं करवा सकता है। इसके अंदर बहुत बड़ी चीज छुपी है। क्या अमेरिका का कोई सेनेटर दुनिया के किसी मुल्क के बारे में ये कह सकता है कि उसके मुल्क में, और वो एक सेनेटर है अमेरिका का, उसको कोई खामोश करवाने की कोशिश कर रहा है? रशिया, चाइना, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, दुनिया का कोई मुल्क। तो ये उनका ये बात कहना कि इजराइल मुझे खामोश करवाने की कोशिश कर रहा है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन सेनेटर को इजराइल कंट्रोल कर रहा है, उसको चुप करवाने, खामोश करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक जब वहां पर जारी है तो उन्होंने कहा कि मैं इजराइल के लिए काम नहीं करती, मैं अमेरिका फर्स्ट के लिए और अमेरिका के लोगों के लिए जब काम करती है, और मैंने अमेंडमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि इजराइल को जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं वो रोके जाएं। और साथ उन्होंने कहा कि जो मिस्र को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं वो भी रोके जाएं। व्हाई? क्योंकि मिस्र को और जॉर्डन को 1-1 बिलियन डॉलर जो है वो एनुअली दिया जाता है। किस लिए? ताकि वो इजराइल के साथ रहें, इजराइल के खिलाफ ना जाएं, इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहें, इजराइल के लिए उसके बॉर्डर्स की हिफाजत करें। और इनका कंडक्ट जो है 2 साल जेनोसाइड में हमने देखा है, उन्होंने इजराइल के साथ तिजारत की है, इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहे। तो जॉर्डन और मिस्र को, तो उन्होंने कहा मिस्र की एड भी बंद की जाए। तो असल में ये इजराइल के लिए जो सारा अरेंजमेंट किया हुआ है उसकी वो बात कर रही है। वी आर पुटिंग अमेरिका फर्स्ट अगेन, बड़ी तहरीक। और उधर जो इजरायली लॉबी के लोग हैं जैसा कि टेड क्रूज है, उसने कहा कि हम इजराइल को $3 बिलियन हर साल देते हैं, तो इसका देखिए हमें फायदा यह है कि हमें मुसाद की जो टॉप लेवल इंटेलिजेंस है उस तक एक्सेस मिल जाती है। और मुसाद की टॉप लेवल इंटेलिजेंस ये है कि इन्होंने कहा कि लेबनान से हिजबुल्लाह की जंग जो अंदर दाखिल हो गए और पैराग्लाइडिंग के जरिए, तो अमेरिकन ने चेक किया तो पता चला कि वहां पर परिंदे उड़ रहे थे। तो ये मुसाद की इंटेलिजेंस है। तो यानी इजरायली लॉबी, उसके सेनेटर्स वो पूरा अपना दौलत बहा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स खरीद रहे हैं कि उनके हक में जो है वो नैरेटिव को किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ भरपूर तहरीक जो जारी है और जो सर्वे सामने आ रहे हैं फलस्तीन के हक में है और इजराइल के खिलाफ है। अब जनाब अली, प्रेसिडेंट मडोरो ने कहा है कि 5000 रशियन मिसाइल्स जो है वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं, एयर डिफेंस में भी और ऑफेंस में भी। 5000 मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं। मडोरो वार्न्स यूएस अगेंस्ट एयर स्ट्राइक, टाउट्स 5000 रशियन मिसाइल्स। अब आप अंदाजा कर लें कि ये कितनी खौफनाक जंग जो है वो होने जा रही है। ये अफगानिस्तान, इराक, लिबिया इन जंगों से मुख्तलिफ होगी, सीरिया इन जंगों से मुख्तलिफ होगी। वाई? क्योंकि इनकी जो रेंज है ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक है, उनके पास मिसाइल्स हैं, वो यूएस मेन लैंड तक भी निशाना बना सकते हैं। तो ये अफगानिस्तान नहीं है जिस पास मिसाइल नहीं है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना नहीं बना सकता, ये बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अभी तक अमेरिका जो हेजिटेंट है और वो दूसरे तरीके एक्सप्लोर कर रहा है अंदर से बगावत करवाने के, तख्ता उलटने की, असैसिनेट करने के, वो सिर्फ इसलिए है। कोलंबिया प्रेसिडेंट पेट्रो वोज लीगल एक्शन ओवर यूएस ड्रग एलिगेशंस।
और प्रेसिडेंट मडूरो ने कहा है कि इफ दे टच कोलंबिया दे टच वेनेजुएला। अब ये मुल्क आपस में ज़ाहिर इतने ताकतवर मुल्क नहीं है, वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा, लेकिन एक दूसरे के साथ काफी ये कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो वेनेजुएला ने कहा है कोलंबिया पर हमला हमारे ऊपर हमला है, और कोलंबिया ने वेनेजुएला की सपोर्ट की है। ज़ाहिर अमेरिका के मुकाबले में इनकी ताकत कुछ भी नहीं है, ना इकॉनमी में ना मिलिट्री में। तो अगर वेनेजुएला पर अटैक होता है, फुल स्केल इन्वेजन होती है, तो रिजीम चेंज हो जाएगा, वेनेजुएला के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन असल कहानी उसके बाद शुरू होगी। किसी अफगानिस्तान सारे मुल्कों में आप देखें जहां पर उन्होंने अटैक किया है, रिजीम चेंज हो गई है, तो असल कहानी वहां से बाद में शुरू होती है, उसके बाद असल कहानी शुरू होती है, और उसी की तैयारी वेनेजुएला में की जा रही है। तो लेकिन अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें सवालात उठ रहे हैं कि कांग्रेस इन डार्क ऑन वेनेजुएला स्ट्राइक। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर, उनको बताए बगैर जो है वो इंतजामिया जब वो खुद फैसले कर रही है, तो कांग्रेस में आवाज उठ रही है। ट्रंप इंतजामिया ने पहली सैंक्शंस लगा दी हैं। यूएस हिट्स टॉप रशियन ऑयल कंपनीज विद सैंक्शंस, एंड यूरोपीय यूनियन ने साथ ही और सैंक्शन लगाई हैं, और जो रशिया की एलएनजी है वो बैन कर दी है। एक और डिजास्टर्स फैसला यूरोप ने अपने लिए किया है। इसके काफी बड़े डेंजरस नतीजे होंगे, यानी उनकी कंपनीज ऑलरेडी क्राइसिस में हैं, वो रशियन एलएनजी फिर उन्होंने बंद कर दी है। यानी एक साथ अमेरिका और उधर उन्होंने सैंक्शन लगाई हैं। अच्छा, अमेरिका की सैंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप के इस दौर के अंदर ये पहली सैंक्शन है। ट्रंप ने सारी कैंपेन ये की कि रशिया को प्रेशराइज करके हम सीज फायर और पीस नहीं हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर कसूरवार नेटो है, कसूरवार ज़ेलेंस्की है। रशिया ने तो 30-40 साल तक एक बात कन्वे की है, उसके बाद वो मजबूर हुआ है। और ट्रंप ने कैंपेन और इवन आफ्टर सदर बनने के बाद उसने खुलकर कहा कि ये नेटो का कसूर है, ये यूरोप का कसूर है, ये ज़ेलेंस्की का कसूर है, ये खुलकर उन्होंने बात की। तो फिर जिस दिन ज़ेलेंस्की की फाइट हुई ओवल ऑफिस के अंदर, तो जेडी वैंस को ये कहते हुए आपने सुना कि हमने ये अप्रोच इस्तेमाल करते हुए देखी कि रशिया को प्रेशराइज किया गया, सैंक्शन लगाई गई, उसके खिलाफ असलहा दिया गया, वो अप्रोच फेल हो चुकी है। तो असल और सही रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि प्रेशर इधर होना चाहिए, और रशिया की डिमांड है वो जस्टिफाइड डिमांड है और उसको मानना चाहिए। और अमेरिका ने कहा कि जो इलाके चले गए वो रशिया के पास रहेंगे, और नेटो उधर ईस्टर्न फ्लैंक में हम नहीं जाएंगे, ये सारी बातें उन्होंने की। तो आज जो बड़ा यू टर्न हुआ है कि ट्रंप ने उसी अप्रोच को दोबारा सपोर्ट कर दिया, यानी जो बाइडेन की अप्रोच थी उसको सपोर्ट किया है, उसके मुताबिक, यानी रशिया को प्रेशराइज करके अमन होगा। ये वो है जिस पर ट्रंप इलेक्शन लड़के आया है, और सही इलेक्शन लड़के आया है कि रशिया को प्रेशराइज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे आप, वो तो रशिया ना, यहां पे इजराइल और हमास और फलस्तीन के केस में देखिए, जब तक वो हमास को और फलस्तीनियों को प्रेशराइज करते रहे हैं, इवन जेनोसाइड करके भी उन्होंने देख लिया, वो इनकी डिमांड्स पर नहीं माने। जब उन्होंने इजराइल को प्रेशराइज किया तो सीज फायर हो गया। तो यहां तो हमास छोटी सी, तो वहां रशिया प्रेशराइज होगा। तो असल बात यह है कि इधर यूरोप को प्रेशराइज करना है, जो असल उसूली बात है। इसलिए मेहदी देव ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट इज आवर एनिमी, अमेरिका हमारा दुश्मन है। और ये जो बातूनी पीस मेकर है, ये अल्फाज हैं, द टॉकटिव पीस मेकर, बातूनी पीस मेकर, जो खुद साख्ता पीस मेकर है, सेल्फ डिक्लेयर पीस मेकर है, हैज नाउ टेकन द पाथ ऑफ वॉर विद रशिया। ट्रंप हैज कंप्लीटली ज्वाइंड क्रेजी यूरोप, मुकम्मल तौर पर सटिया गए हैं और क्रेजी यूरोप को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ट्रंप डिसीजन अगेंस्ट रशिया अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर, ये हमारे खिलाफ ऐलान जंग है। तो ये उनका आगे से रिस्पॉन्स आया है। और उधर यूरोपीय यूनियन की जानिब से बहुत बड़ी ये स्टेटमेंट आ रही है कि जो रशिया के फ्रीज एसेट्स थे उनको अब वो शेयर करने पर ऑलमोस्ट एग्री हो गए। ये आज एक नई एस्केलेशन है इस जंग में, नया चैप्टर है कि वो रशिया के एसेट्स भी वो इस्तेमाल करने की कह रहे हैं कि बिल्कुल हम ऑलमोस्ट एग्री हो गए हैं, सैंक्शन लग गई हैं। यानी वही अप्रोच जो इससे पहले जारी थी, जिसका नतीजा आलमी जंग की सूरत में निकलना था, वही अप्रोच दोबारा। अब ये कितने दिन ट्रंप इस पर कायम रहते हैं ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये वही रास्ता है जिस पर बाइडेन जा रहा था, और ये वही रास्ता है जिस पर ट्रंप कह रहा था कि इसका नतीजा आलमी जंग निकलेगा। और उधर नॉर्थ कोरिया ने टेस्टेड न्यू वेपन सिस्टम डेज बिफोर द एपेक समिट। न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल जब उन्होंने टेस्ट किए, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, और ये इस तरह का फर्स्ट लॉन्च है जो उन्होंने किया है। और वो बता रहे हैं कि हम कैसे एडवांस कर रहे हैं। और एक बात आखिरी में आपको बताऊं कि ये जो नॉर्थ कोरिया वहां पर जदीद टेक्नोलॉजी टेस्ट करता है, तो आप कहते हैं कि भाई उन्होंने जंग तो लड़नी कोई नहीं है, ना लड़ रहे हैं, तो फिर उनके एडवांसमेंट का क्या फायदा? तो फायदा यह है कि वहां से टेक्नोलॉजी चलते चलते वो ईरान तक पहुंचती है। जो इत्तेहादी हैं, यानी एक कामयाब तजुर्बा वहां पर हो गया तो वो फिर ट्रांसफर होते होते इधर तक आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सिलसिला। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर आगाह करने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।